हमने ये सारी चीजें पढ़ा, हमने हमारा ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ा। इसके साथ साथ हमने देखा कि देयर इज वन मोर ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच आर excreting guanine, so they are called as a guanotelic animal, correct? अब हम लोग क्या एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, जो ये हमारा लास्ट टाइम बाकी था पढ़ने के लिए, ठीक है? So what it has been given over here, you can see over here that plasma creatinine. What is plasma? Plasma का मतलब क्या होता है? Blood without cell. RBC, WBC and platelet is called as plasma. So plasma के अंदर जो creatinine होता है, creatinine. So underline all of you plasma creatinine. All of you underline plasma creatinine. See my side it has not been underlined. मेरे से ये नहीं हो पा रहा है यहाँ पे. So please all of you underline plasma creatinine. How it has been produced, plasma creatinine? So it is produced from the catabolism of creatinine phosphate. So again underline creatinine phosphate. ठीक है? तो हमारे प्लाज्मा में, प्लाज्मा क्या बताया मैंने? ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज प्लाज्मा. तो प्लाज्मा में जो जब हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फेट का कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं. तो जब भी क्रिएटिनिन फॉस्फेट का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है? अब आप पूछोगे कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट कब ब्रेक डाउन होता है? तो जब भी हम कोई स्केलेटल मसल का एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप बहुत भाग रहे हो, कभी आप जिम कर रहे हो, या कभी बहुत ज्यादा डांस कर रहे हो, हाँ, तो जब भी आप स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका, तो आपके जो मसल्स में क्रिएटिनिन फॉस्फेट है उसका ब्रेक डाउन होगा, और वो किस में प्रोड्यूस हो जाएगा? इट विल बी प्रोड्यूस्ड इनटू द क्रिएटिनिन. ठीक है? क्यों ये ब्रेक डाउन होता है? देखो, क्रिएटिनिन फॉस्फेट में से क्रिएटिनिन अलग हो जाएगा, और ये जो फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट से हमें एनर्जी मिलती है. वेरी क्लियर बेटा? यस. सो क्रिएटिनिन फॉस्फेट has been broken down into creatinine and phosphate. This phosphate is a source of high energy and creatinine जो है वो हमारे प्लाज्मा में आ जाता है. अच्छा, अब नॉर्मली ब्लड क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हमेशा स्टेडी होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारे यूरिन से बाहर चला जाता है. पर द कंडीशन शुड बी, आप उतना पानी पी रहे हो या नहीं. ठीक है? अगर आप बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, पर अगर उसके साथ आप पानी नहीं पी रहे हो, तो क्रिएटिनिन क्या होगा? स्टोर होते जाएगा, विच में लीड टू some or the other diseases. करेक्ट है? बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप जिम भी कर रहे हो और साथ साथ में पानी भी पी रहे हो, तो ये क्रिएटिनिन जो है वो हमारे यूरिन के साथ बॉडी के बाहर निकल जाता है. ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी भी पी रहे हो और फिर भी आपके बॉडी में क्रिएटिनिन रिटेन हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम किडनी प्रॉब्लम. करेक्ट है? इज दैट वेरी क्लियर? दोनों चीजें क्लियर हैं? यस. अगर आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो और एक्सरसाइज के साथ पानी पी रहे हो, यस, तो क्रिएटिनिन यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाएगा. पर अगर आप पानी पी रहे हो जितना पानी पीना चाहिए, as I've told you in the last lecture, for 20 kgs of your body weight, 1 liter of water should go into your body. Yes. So that much water if you're not giving to your body, so what will happen? If you're doing some exercise, skeletal work, then this creatinine will be stored in your body. Correct? But if at all you're giving the proper water to your body, then also if the creatinine is stored, that means there is some renal problem, some poor renal function. Renal matlab kidney function. ठीक है? इतना क्लियर है सबको ये पॉइंट? सबको, ऑल ऑफ यू हैव बीन क्लियर विद दिस पॉइंट? यस. Now, next important point which was been missed out, that is about the homeostasis. Homeostasis का मतलब क्या होता है? Keeping the internal environment constant. Yes, हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखने को, उसको नॉर्मल रखने को हम होमियोस्टैसिस बोलते हैं. Yes, so this homeostasis has been regulated by osmosis. Osmosis का मतलब है वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस से.
ठीक है, आपके बॉडी में ज्यादा वाटर भी अच्छा नहीं है और आपके बॉडी में ज्यादा सॉल्ट भी अच्छा नहीं है। यस, तो ये ज्यादा वाटर है, अगर आपने बहुत पानी पिया तो आप यूरिनेशन को जाओगे, तो दैट इज बीन रेगुलेटेड। अगर आपने कम पानी पिया तो आप कम बार यूरिनेशन को जाओगे। सो दिस इज व्हाट इज बीन कॉल्ड बाय द होमियोस्टैसिस, मेंटेनिंग द ऑस्मोसिस। यस, दैट मीन्स मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस इन योर बॉडी। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया, ये सेकेंड पैराग्राफ भी सबको? यस, सो अबर किडनी में, किडनी का क्या बताया हमने, एक वो नाइट्रोजन वेस्ट तो निकालता है, ये हमने पढ़ा ही, साथ में क्रिएटिनिन भी निकालता है, ये भी हमने पढ़ा। और तीसरा चीज क्या बताया हमने, कि वो होमियोस्टैसिस भी मेंटेन करता है, मतलब वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हम कुछ अलग चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने किडनी का 3 चीज पढ़ा। हाँ, नाइट्रोजन वेस्ट निकालता है, अगर हम हमारे बारे में बात करेंगे तो यूरिया निकालता है, क्रिएटिनिन निकालता है। यस, अगर कोई किडनी में प्रॉब्लम नहीं है और हम प्रॉपर वाटर ले रहे तो क्रिएटिनिन भी निकालता है, और साथ साथ में वाटर और सोल्यूट, सोल्यूट मतलब कि आयंस के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। हाँ, अब हम तीसरी चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं? तीसरा टॉपिक है अबाउट द मरीन बर्ड्स लाइक द एल्बाट्रोस spend their life on the sea. That means water they drink is salty. तो कैसे वो लोग मैनेज करते हैं? तो ये तो हमने एक बर्ड के बारे में बताया, ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स है जो कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं, जो मरीन वाटर में रहते हैं। तो ये लोग इतना सॉल्टी वाटर तो पी नहीं सकते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? सो प्लीज अंडरलाइन ऑल ऑफ यू सॉल्ट ग्लैंड्स। प्लीज अंडरलाइन सॉल्ट ग्लैंड ऑल ऑफ यू इन योर नोटबुक, इन योर टेक्स्ट बुक, सॉरी। सॉल्ट ग्लैंड, ठीक है, नियर देयर नॉस्ट्रिल्स। कहाँ पे होता है सॉल्ट ग्लैंड? उनके नॉस्ट्रिल्स के पास, उनका जो नाक का होल है उसके पास होता है। तो जो भी एनिमल, हाँ, जो भी एनिमल सॉल्टी वाटर में रहते हैं, मतलब कि खारे पानी में रहते हैं या मरीन वाटर में रहते हैं, सी ओशन में रहते हैं, उनके पास एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ग्लैंड, जो कि उनके नॉस्ट्रिल के पास होता है। ये जो सॉल्ट ग्लैंड है, जो ये क्या करता है, दे आर केपेबल ऑफ सिक्रेटिंग सॉल्ट। हाँ, they are capable of secreting salt by active transport. What do you mean by the term active transport? See, there are two types of transport. Yes, active and passive transport. Active transport का मतलब होता है जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स हैं जिनके पास सॉल्ट ग्लैंड है, तो उनको अपने बॉडी से सॉल्ट निकालने के लिए, सिक्रीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए दे आर बीन कॉल्ड एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो भी एक्सेसिव सॉल्ट है तो दे रिमूव आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो मेनी मरीन फिशेस, मेनी ऑर्गेनिजम्स, यस, जैसे कि सी टर्टल दिया है, यस, और भी एनिमल्स के नाम दिए हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे हैव सच सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स, ठीक है, वेरी क्लियर। नेक्स्ट टर्म जो आपको पढ़ना है, सो अभी आपने एक नया टर्म पढ़ा, सॉल्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ा, नॉस्ट्रिल के पास होता है, काम क्या करता है, इट विल रिमूव द एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, सो एज टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को बराबर करने के लिए। अच्छा, अब एक नया टर्म आप पढ़ने जा रहे हो, दैट इज ऑस्मोकॉन्फर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स, ठीक है, ऑस्मोकॉन्फर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स। तो ये इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखो, एनिमल्स कैन आइदर बी आइसो ऑस्मोटिक टू द सराउंडिंग और कंट्रोल इंटरनल एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये दो कंडीशन है, ऑस्मो कॉन्फर्मर्स भी होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स। हम फिशेस के बारे में बात करते हैं, देखो नीचे आपको समझ में आ जाएगा। जो भी मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मरीन जो समुद्र के पानी में रहते हैं, दे आर ऑस्मो कॉन्फर्मर्स, यस, क्योंकि उनका जो बॉडी का फ्लूइड है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दे आर आइसो ऑस्मोटिक। आइसो ऑस्मोटिक का मतलब है सेम है, जबकि फ्रेश वाटर
एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं. वी आर रेगुलेटर्स. ठीक है. फिशेस एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर ऑस्मोरेगुलेटर्स. ठीक है. जस्ट so whether it can be conformers or regulators, most of the organism they can tolerate only narrow range of salt concentration, and that type of organism, so please underline, they are called as a stenohaline organism. जो लोग सिर्फ थोड़े रेंज ऑफ सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को सहन कर सकते हैं, organisms which can tolerate only narrow range of salt concentration, नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, स्टीनो का मतलब होता है नैरो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीनोहेलाइन. Those who are capable of handling wide range of salinity, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म. सो अभी आपने दो ऑर्गेनिजम्स का नाम पढ़ा, स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन. स्टीनोहेलाइन जो नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, एंड यूरीहेलाइन मतलब कितना भी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो, कितनी भी सलाइनिटी हो, वो लोग हैंडल कर सकते हैं. तो barnacles and clams are the examples for the same. You can see the diagrams of them in the on the YouTube and all. Yes. अगर हम यूनिसेल्युलर की बात करेंगे तो उनके पास वैक्यूल्स होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, जिससे कि वो लोग एक्सक्रीशन कर सकते हैं. अगर हम स्पॉन्जेस की बात करेंगे तो वो लोग ऑस्क्यूलम होता है, जिससे कि वो लोग एक्सक्रीशन करते हैं. ठीक है. वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू. अगर हम एनालिड्स की बात करेंगे, अर्थवर्म वगैरह की बात करेंगे, तो उनके पास नेफ्रिडियोफोर्स होते हैं, जिससे कि वो लोग एक्सक्रीशन कर सकते हैं. ठीक है. यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट. ओके. तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन सॉल्ट वाटर. सो इन ऑस्मो रेगुलेशन देखो व्हाट क्या हो रहा है? अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय गिल्स, और एक्सक्रीशन में क्या कर रहे हैं वो लोग? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको यहाँ पे गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम फूड एंड बाय ड्रिंकिंग सी वाटर. फिर एक्सक्रीशन बाय सॉल्ट आयन फ्रॉम गिल्स, ये लोग एक्सक्रीशन कर रहे हैं. देखो यहाँ पे फर्क देखो, एरो मार्क का फर्क है. अगेन एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयन ऑल्सो, दो बार एक्सक्रीशन हो रहा है. यस. So this is the difference between the osmoconformers and the osmoregulators. So what is the meaning of that? Balancing the salt and water का concentration. Solute मतलब salt. So controlled movement of solute between internal fluid and the environment is called as a osmoregulation. फिर उसके बाद हमने स्टीनोहेलाइन पढ़ा और यूरोहेलाइंस पढ़ा. फिर हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा. यूनिसेल्युलर के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है. हाँ. स्पॉन्जेस के पास ऑस्क्यूलम होता है एक्सक्रीशन के लिए. और अगर हम इसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं, एनालिड्स, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह की बात करेंगे, तो उनके पास नेफ्रिडियोपोर्स होता है. सो अगेन प्लीज अंडरलाइन दिस नेफ्रिडियोपोर्स, नेफ्रिडिया या फिर नेफ्रिडियोपोर, सेप्टल नेफ्रिडिया भी बोला जाता है उसको. तो उससे वो लोग एक्सक्रीशन करते हैं. यस. तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. स्पॉन्जेस में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो ऑस्क्यूलम से होता है. ऑस्क्यूलम का मतलब होता है ओपनिंग. ठीक है. फिर पूछा जा सकता है कि ऐसा ट्यूब के जैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें पोर्स हो, ट्यूब जैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें पोर्स हो, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? नेफ्रिडियोपोर्स बोला जाता है. पोर्स वाला नेफ्रिडियोपोर्स. सो नेफ्रिडिया, अगर हम इवोल्यूशन, मैंने आपको पहले ही बताया इवोल्यूशन के बारे में. तो इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या हुआ था? एक्सक्रीटरी सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? फ्रॉम फ्लेम सेल्स. नेफ्रिडिया पहले
When we talk about the phylums, तो सबसे पहले फाइलम में आता है पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फाइलम के अंदर, वैसे वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप होते जाता है। ठीक है, तो पॉरीफेरेंस के पास अगर हम बात करेंगे तो पॉरीफेरेंस के पास तो ऑस्कुलम होता है जिससे कि वो एक्सक्रीशन करता है। सिलेंट्रेट्स के पास तो कोई ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम ये वाला आप डायग्राम देख सकते हो, प्लेनेरिया। यस, दिस इज अ प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के पास फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम मतलब ऐसा बड़े बड़े लंबे लंबे सेल्स है, फ्लेम सेल्स, जिससे कि वो एक्सक्रीशन कर सकता है। Planaria is an example of a platyhelminthes. So you can see in their body that there are flame-like cells which helps in the excretion. फिर अगेन हम अर्थवर्म पे जाएंगे तो उनके पास सेप्टल नेफ्रिडिया होता है। फिर कॉकरोच के पास जाएंगे तो कॉकरोच के पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा, अब ये नेफ्रिडिया जो है वो थोड़ा और अच्छा हो गया, बेटर कंडीशन में हो गया। वो क्या बन गया, वो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल बन गया। फिर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल और आगे फाइलम में जाएंगे तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्रू किडनी। अगेन ये किडनी इतना अच्छा वेल डेवलप नहीं होगा। जैसे जैसे अगेन हम फाइलम में आगे बढ़ते जाएंगे, ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स आते जाएंगे। yes, so all these things are very very important related to the evolution of the excretory system. तो इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप ऐसे दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, एज देयर इज प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। yes, primitive type of nephridia which helps in excretion. फिर जैसे जैसे आप फाइलम में आगे बढ़ोगे, this protonephridia will become advanced to form metanephridia. yes, protonephridia will be advanced to form the metanephridia. So I can say that there are two types of nephridia. Primitive type of nephridia called as protonephridia, and थोड़ा advanced type which is again undergoing into evolution called as a metanephridia. yes, तो प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या होता है, ये एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप फ्लेम सेल्स बोल सकते हो। ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर्स है which are been called as a flame cells. You can see that these are tube like structure, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर्स है। ये पूरा साइड में देखो, ये पूरा जाली जाली जो दिख रहा है पूरे दोनों साइड में, पूरा जाली जाली के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पूरा उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हमारे पास कैसा किडनी है, इनके देखो कैसा है, तो शुरुआत है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो दिस प्रोटोनेफ्रिडिया। तो यहाँ yes, there is a network of dead end tubes. Why we are calling as a dead end tubes? Dead end मतलब मरा हुआ ट्यूब नहीं है, डेड एंड ट्यूब मतलब जिसको ओपनिंग नहीं, इसीलिए हम इसको डेड एंड ट्यूब बोल रहे हैं। ठीक है, तो and therefore they are looking like a flame and therefore they are called as a flame cells. ठीक है, so protonephridia also found in the rotifer, annelids and amphioxus. ठीक है, these are the very very primitive type of organism. फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, एनिमल में भी एडवांसमेंट हुआ। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो किस में बदल गया, मेटानेफ्रिडिया में बदल गया। जो एक सिंपल सा ट्यूब था अब वो क्या हो गया, कॉइल्ड ट्यूब्स हो गया। ठीक है, जो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब था वो अब कॉइल्ड ट्यूब हो गया, और वो अब किससे कनेक्टेड हो गया, बॉडी कैविटी से कनेक्टेड हो गया। बॉडी कैविटी मिस, हाँ कॉइल ट्यूब मतलब सर्कल, कॉइल्ड मतलब कि कॉइल स्प्रिंग जैसा, मालूम बेटा आपको? मालूम है मैडम, जैसे गोल गोल रहता है वो मत, कॉइल्स नहीं मालूम, जो देखो ना ये व्हाट आई कैन से एग्जांपल ऑफ कॉइल्ड, एनीबॉडी प्लीज हेल्प मी। आपके पास वो आपने वो मच्छर मारने वाला कॉइल नहीं देखा है कभी, मच्छर मारने वाला? कॉइल का मतलब है विच इज स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरली अरेंज्ड। ठीक है, उसको हम कॉइल्ड बोलते हैं, विच इज स्पाइरली अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर, दैट इज कॉल्ड एज कॉइल्ड। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया से जब हम नेफ्रिडिया में जाएंगे तो जो देखो क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये एक नेटवर्क था ट्यूब का, पर अब ये क्या हो गया, अनब्रांच्ड कॉइल्ड ट्यूब हो गया।
ये Yes. डेड एंड था, मतलब ये किसी से कनेक्टेड नहीं था, पर यहाँ पे थोड़ा एडवांसमेंट हो गया। अब ये किससे कनेक्टेड हो गया? बॉडी कैविटी से। अब बॉडी कैविटी से कैसे कनेक्टेड? एक फनल के जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलेंगे Funnel. नेफ्रोस्टोम। Nephrostomes. ठीक है, तो अंडरलाइन नेफ्रोस्टोम को अंडरलाइन करो। Yes, किया. ठीक है, तो जो भी बॉडी फ्लूइड है एंटर्स द नेफ्रिडियम थ्रू द नेफ्रोस्टोम और फिर डिस्चार्ज होता है बाय नेफ्रिडियोपोर। देखो ये यहाँ पे आपने पढ़ा ना, नेफ्रिडियोपोर नेफ्रोस्टोम से अंदर जाता है, नेफ्रिडियोपोर से बाहर जाता है। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? Yes. बॉडी फ्लूइड जो है यस, वो नेफ्रोस्टोम से अंदर जाता है, और बॉडी के बाहर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर कैसे डिस्चार्ज किया जाता है? बाय नेफ्रिडियोपोर। सो Nephrostomes. don't get confused between the nephrostome and the nephridiopore. Yes. Okay? So again I'm Yes. repeating it. Body fluid is entering by nephrostome and it is going outside the body through the nephridiopore, as we can see in case of the earthworm. Again when the advancement, फिर again annelida से जब ऑर्थ्रोपोडा पे जाते हैं, तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। अब यही नेफ्रोस्टोम, यही नेफ्रिडियोपोर अब किसमें बदल गया? एक मैल्फिजियन ट्यूब्यूल में बदल गया है। यस, पहले ये ट्यूब, यस ये ट्यूब था, अब ये किस में बदल गया? ट्यूब्यूल्स में बदल गया, ट्यूब्यूल्स में बदल गया। तो यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर, दिस इज द येलो कलर स्ट्रक्चर्स आर द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, शुरुआत हुई थी एक नेटवर्क ट्यूब से, फिर वो कॉइल्ड हो गया, अनब्रांच्ड हो गया विद नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोपोर्स, और फिर एडवांसमेंट जब इंसेक्ट में गया, यस ऑर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट्स में गया, तो अब ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गया। यू कैन सी द डायग्राम, दिस येलो कलर स्ट्रक्चर्स आर द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अगर हम क्रस्टेशियन की बात करेंगे, क्रस्टेशियंस के अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं? क्रस्टेशियंस में एग्जाम्पल्स आते हैं प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, ये सारे एग्जाम्पल क्रस्टेशियंस के हैं। उनके पास ग्रीन ग्लैंड्स होता है, ग्रीन ग्लैंड हो गया। अब देखो ट्यूब्यूल से ग्लैंड पे आ गया, ट्यूब्यूल से ग्लैंड पे आ गया, अगेन थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया। ठीक है, फिर अगर हम फाइलम में आगे जाएंगे, एकिनोडर्मेटा में जाएंगे, तो उनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, वो लोग डायरेक्टली पानी से बाहर निकालते हैं। फिर जब हम मैमल्स की तरफ आएंगे, तो मैमल के अंदर नेफ्रॉन आ गया, और नेफ्रॉन के साथ एक ऑर्गन आ गया, दैट इज द किडनी। मतलब किडनी के अंदर नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच आर एक्चुअली मेकिंग द यूरिन। Yes, so I hope you are very much clear with the evolution point of view now. Okay, again I will repeat for those who have not understood. So nephridia are of two kinds. Proto matlab primitive type of nephridia. Here we are focusing on the evolution of the excretory system, how the evolution of excretory system must have taken place. So the very first excretory system was in the form of a network of tube which was been called as a protonephridia. When we talk about the platyhelminthes and all, the excretory system, they are having no end, and therefore they are called as a dead end tube, no end. Okay, and example is the platyhelminthes, amphioxus. So again जब advancement हुआ, annelidas में आए, तो मेटानेफ्रिडिया बन गया। वो मेटानेफ्रिडिया मतलब अनब्रांच्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूल हो गया, और अब ये बॉडी कैविटी से कनेक्टेड हो गया। बॉडी कैविटी से किससे कनेक्टेड है? बाय अ ओपनिंग, एंड दैट ओपनिंग और अ माउथ। स्टोम का मतलब होता है बेटा बायो में, स्टोम मतलब होता है माउथ। सो नेफ्रोस्टोम मींस अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर। यस, सो नेफ्रोस्टोम। सो बॉडी फ्लूइड जो है नेफ्रोस्टोम से अंदर जाता है, और बॉडी के बाहर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो नेफ्रिडियोपोर से बाहर जाता है। ये तो हो गया अर्थो मतलब एनेलिडा की बात। फिर इवोल्यूशन हुआ, ऑर्थ्रोपोडन्स आए। ऑर्थ्रोपोडन्स में कौन आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। अब इंसेक्ट्स के अंदर यही ट्यूब जो है वो ट्यूब्यूल्स में बदल गया। अब उसका नाम क्या हो गया? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गया। फिर थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ, क्रस्टेशियंस आए, और क्रस्टेशियन के अंदर यही ट्यूब्यूल्स अब ग्लैंड में बदल गया, कॉल्ड एज अ ग्रीन ग्लैंड।
अगेन और एडवांसमेंट हुआ, एकिनोडर्मेटास आए, फिर एकिनोडर्मेटास हुए। एकिनोडर्मेटास के अंदर क्या हो गया कि उनके पास एक्सक्रीटरी कोई ऑर्गन नहीं था, बट वो लोग डायरेक्टली पानी में निकालते थे वेस्ट। फिर अगर हम किडनी की हमारे बारे में बात करेंगे तो हमारे पास तो एक स्पेशल ऑर्गन आ गया है जिसका नाम है किडनी, और किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन्स है। यस, किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन्स। Nephros. मैडम कहाँ चले गए आप? बोलो तो। गॉट इट बेटा? फिर ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, अभी वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एलएस ऑफ किडनी, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एलएस ऑफ किडनी। So take out this diagram in front of you, page number 179. And जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी, I want all of you to note down the points. अभी तक तो आपने टेक्स्ट बुक में लिखा, आप टेक्स्ट बुक में भी टिक मार्क कर सकते हो, अदरवाइज you can do the marking and you can write down also. So now what we are going to learn? We are going to learn about the LS of kidney. LS को हम VS भी बोल सकते हैं। अब ये LS का मतलब क्या होता है? LS का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, या फिर आप उसको VS भी बोल सकते हो। VS का मतलब है वर्टिकल सेक्शन, या तो आप LS बोलो या तो VS बोलो। ये भी नहीं तो आप हिस्टोलॉजी भी बोल सकते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। हिस्टोलॉजी मतलब जब हम उसको कट करके देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। VS मतलब वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। यस। ओके, तो आप अगर किडनी को देखोगे, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारा जो किडनी है वो 3 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है। सो फर्स्ट पॉइंट जब आपको एग्जाम में पूछा गया, राइट डाउन अबाउट द एलएस ऑफ किडनी और वीएस ऑफ किडनी और हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? किडनी इज कवर्ड बाय 3 लेयर, 3 प्रोटेक्टिव लेयर। किडनी इज कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर। कौन कौन से लेयर है? राइट डाउन। द वेरी फर्स्ट लेयर, जो सबसे बाहर का लेयर होता है, ये आप डायग्राम में नहीं देख सकते हो। द वेरी फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज रीनल फैसिया। रीनल फैसिया, यस, क्या है उसका नाम? रीनल फैसिया। जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर दिस पीपीटी। रीनल फैसिया का स्पेलिंग क्या है? FASCIA। रीनल फैसिया इज द आउटर मोस्ट लेयर। अच्छा, जो भी आउटर मोस्ट लेयर होता है वो कैसा होता है? इट इज टफ and it is made up of what? It is made up of fibrous connective tissue. It is made up of fibrous connective tissue. ठीक है? Very clear. So the outermost layer is called as a renal fascia. Yes, which is the outermost layer made up of fibrous connective tissue. सेकेंड लेयर का नाम है, सेकेंड लेयर का नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज का मतलब होता है, यस, एडिपोज का मतलब होता है फैट। यस, सो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू लिखा बेटा। सेकेंड लेयर का नाम एडिपोज टिश्यू। यस मैम। थर्ड लेयर का नाम जो सबसे अंदर वाला है, यू कैन सी नाउ ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, the name is renal capsule. renal capsule, कैप्सूल का मतलब है कवर। तो आई होप सबने नोट डाउन किया है ये तीनों नाम। तो किडनी के ऊपर 3 लेयर का प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सबसे बाहर वाला लेयर का नाम है रीनल फैसिया, FASCIA। हाँ, वो आउटर मोस्ट लेयर है, टफ है, और किस चीज से बना है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। सेकेंड वाले लेयर का नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपो का मतलब होता है फैट,
तो ये फैट से बना हुआ टिश्यू है. मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ फैट का लेयर. फैट का लेयर है तो क्या काम करेगा बेटा? इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. और सबसे अंदर वाला आप जो लेयर देख रहे हो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी अभी, दैट इज अ रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल. It is the innermost layer. It is thin and transparent layer. Done this much? Yes. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो. अब यहाँ पे और डायग्राम पे देखो अभी. अच्छा, जब हम किडनी को कट करते हैं तो किडनी में हमें दो रीजन्स नजर आ रहे हैं. जो ये लाइट पिंक कलर का दिख रहा है और ये थोड़ा सा अंदर वाला रीजन दिख रहा है, जो जहाँ पे ऐसा पिरामिड्स दिख रहे हैं हमें. पिरामिड्स का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर. तो ये जो बाहरी हिस्सा है जो लाइट पिंक कलर का मुझे नजर आ रहा है, जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये वाले रीजन को मैंने क्या नाम दिया है? कॉर्टेक्स. सो किडनी इज इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन. क्या लिखोगे आप? इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स. outermost region is called as cortex and inner region is called as medulla. You can see the spelling on the screen. Again I am repeating, internally kidney is divided into two regions. You can see cortex, outer cortex, inner medulla. Done. कैसा दिख रहा है cortex? Cortex is लाइट, यहाँ पे लाइट कलर दिख रहा है और मेडुला कैसे दिख रहा है आपको? थोड़ा सा डार्क दिख रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट. इन द मेडुला रीजन, मेडुला रीजन में हमें क्या दिख रहा है? कोन के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 and 7. We can see conical projections, है ना? We can see conical projections. What are these conical projections called as? You can see they are called as renal pyramids. किडनी का पिरामिड. किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल. तो कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स. या फिर क्योंकि वो मेड्यूला रीजन में है तो मैं उसको मेड्यूलरी पिरामिड भी बोल सकती हूँ. ठीक है. सो इन द मेड्यूला रीजन आई कैन सी conical projections and these conical projections are called as either renal pyramid or the medullary pyramid. ठीक है. how many they are? They are 8 to 18 in numbers. अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में 7 दिख रहा है. 1 2 3 4 5 6 7. पर रहते कितने एक्चुअली में? 8 to 18 इन नंबर रहता है. एक किडनी के अंदर 8 से लेके 18 पिरामिड्स होते हैं. अभी हम इतने सारे पिरामिड्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो डायग्राम बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा ना, इसीलिए आपको सेपरेट करके फ्यू पिरामिड्स दिखाया गया है. पर जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो यू शुड ऑलवेज ड्रॉ 8 पिरामिड्स. कितने पिरामिड्स ड्रॉ करोगे? 8 पिरामिड्स काउंट करके ड्रॉ करोगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द टिप. ये देखो जहां पे मैं कर्सर देख रख रही हूँ, देखो ये कौन है? ये मेडुलरी पिरामिड. इसका ये जो टिप है, सो द टिप ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड एज रीनल पैपिले. क्या बोलते हैं उसको? रीनल पैपिले. इसमें नहीं है ये वर्ड, सो प्लीज नोट डाउन. द टिप ऑफ द पिरामिड. आई थिंक सो योर टेक्स्ट बुक हैज मोर ऑफ द लेबलिंग्स. जस्ट अ सेकेंड. मिस रिपीट करो सेंटेंस. The tip of the pyramid, you can see over here, the tip of the pyramid is called as renal papillae. Papillae का स्पेलिंग देखो वो इस पे से, स्क्रीन पे से. So the tip of the pyramid is called as a renal papillae. ठीक है. अब देखो, pyramids are attached to a cup-like structures called as a minor calyx. देखो ये सब माइनर कैलिक्स है. इधर है, इधर है, इधर है, सब जगह है माइनर कैलिक्स. सो जो भी पिरामिड्स है वो एक कप के जैसा स्ट्रक्चर से अटैच्ड है, जिसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स. अच्छा, अब क्या बोलोगे आप? द माइनर कैलिक्स, 2 to 3 माइनर कैलिक्स, दे जॉइन टू फॉर्म द मेजर कैलिक्स.
Major calyx will open into a space and this space is called as pelvis. चलो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं सारा पॉइंट्स वापस रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ मैं, सारा पॉइंट्स चेक कर लो। क्या बताया मैंने? पहले मैंने कवरिंग का नाम लिया, कवरिंग में रीनल फैसिया, एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल। हाँ, फिर हमने क्या बताया? इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, outer cortex, inner medulla. In the medulla, we can see conical projection called as renal pyramid or medullary pyramid. ठीक है? The tip of pyramid is called renal papillae. Correct है? Next, the pyramids are attached to cup-like structure called minor calyx. Minor calyx join to form major calyx. Major calyx join to form pelvis. क्या बोलना है आपको? सिर्फ joining बताना है। Minor calyx join to form major calyx. Major calyx join to form pelvis. आप देख सकते हो ये region pelvis. Pelvis क्या एक जगह है, एक ओपनिंग, एक स्पेस है जहां से यूरेटर बाहर आ रहा है। यस, तो जितना भी यूरिन यहाँ पे सब तैयार हुआ है, पहले माइनर कैलिक्स में आएगा यूरिन, फिर मेजर कैलिक्स में आएगा यूरिन, फिर पेल्विस में आएगा और फिर पेल्विस से यूरेटर में यूरिन जाएगा, फिर यूरेटर से किधर जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक है? अच्छा, एक और चीज सिर्फ आपको बताना है, इतना सबको क्लियर है बेटा? एक और चीज I will mention about this column of Bertini, which is also called as a renal column. देखो मैं इसको दो इसमें बोल सकती हूँ। Each pyramid, देखो ये एक पिरामिड है, ये सेकंड पिरामिड है, ये थर्ड पिरामिड है। ये पिरामिड के बीच में जो जगह दिख रहा है, जो जगह है, जो स्पेस नजर आ रहा है आप सबको, यस, ये इन दोनों के बीच में स्पेस, इन दोनों के बीच में स्पेस, तो each pyramid is separated by, I can say each pyramid is separated by column of Bertini. Column of Bertini. You can see the spelling over here where I am moving the cursor. Yes. Each pyramid is separated by column of Bertini. ये एक हो गया definition. या फिर मैं इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है? It is column of Bertini is the extension of cortex into medulla. बोल सकती हूँ कि नहीं? Cortex का ये extension जब medulla में आता है तो उसी को हम बोलते हैं column of Bertini. Correct है? Right है? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. So column of Bertini, which is also called as a renal column, can be explained by two definitions. I can either say column of Bertini is the extension of cortex into medulla region, or I can also say that the pyramids are separated by the column of Bertini. Both the answers are right. Done? So again, I will repeat all the points so that there should not be any confusion to all of you. If in your exam the question is asked as LS of kidney or VS of kidney or histology of kidney, what you're going to explain? See, now if you are having the textbook with you, start underlining the things wherever I'm moving the cursor. You will say that each kidney is covered by 3 layers of tissue. What are they? Outermost, see, you can underline in your textbook, outermost is renal fascia, which is made up of fibrous connective tissue. Middle layer is adipose capsule. Adipose capsule भी बोल सकते हो, adipose tissue भी बोल सकते हो. किस चीज से बना है? अंडरलाइन, फैटी टिश्यू से बना है. क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. सबसे अंदर का लेयर का नाम को अंडरलाइन करो, रीनल कैप्सूल. यस, कैसा है? वेरी स्मूथ है, थिन है, ट्रांसपेरेंट लेयर है. ठीक है? फिर हम क्या देख सकते हैं? किडनी में 2 रीजन्स हैं. आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेड्यूला. तो आप रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला भी बोल सकते हो.
कॉर्टेक्स कैसा दिखता है अपने को? रेड कलर का दिखता है, ग्रैन्युलर दिखता है, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें हैं ये आपको बाद में आपको समझाऊंगी मैं, ये आप जब आप नेफ्रॉन पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये सारे टर्म्स। मैल्फिजियन बॉडी क्या है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, ये सब कॉर्टेक्स में कौन कौन सी चीजें है, ये जब आप नेफ्रॉन पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आसानी से। मेड्यूला जो अंदर वाला रीजन है वो थोड़ा लाइट रेड कलर का है, पेल रेड कलर का है, हमें उसमें स्ट्रेशंस नजर आ रहे हैं, स्ट्रेशंस मतलब बैंड्स नजर आ रहे हैं। क्यों बैंड्स नजर आ रहे हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे पिरामिड्स हैं। ये टर्म भी आपको जब नेफ्रॉन बताऊंगी तभी समझेगा, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। रीनल पिरामिड्स में ये टेक्स्ट बुक में सब एक साथ दे दिया है, इसलिए इट में कंफ्यूज, इसलिए मैं सबको सेपरेट करके आपको बता रही हूँ। जब मैं आपको नेफ्रॉन बताऊंगी तब मैं वापस आपको ये किडनी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। So let us separate it so that it will be easy for you all to understand. So renal pyramid में क्या बताया मैंने? Renal pyramids है, the tip of pyramid is called as a renal papillae. Yes. फिर आपके टेक्स्ट बुक में देखो माइनर कैलिक्स वगैरह के बारे में मेंशन ही नहीं है, आई थिंक सो। यस, सो ऑल आर बीन अटैच्ड, यस they are attached to the minor calyx. Minor calyx will form the major calyx. Major calyx will form the pelvis. Pelvis को sinus भी बोलते हैं, बायो में sinus का मतलब होता है space, which is what is the shape of it? It is a funnel shape. Pelvis will open into the ureter, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बोलो बेटा। मिस एक बार रेनल पेल्विस बताओ। ये है ना बेटा, देखो ना रीनल पेल्विस, इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शन कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और फिर यूरेटर में जाता है। ओके। ये सब जगह ये जो भी दिख रहा है ना बेटा आपको पिरामिड वगैरह, यहाँ पे सब नेफ्रॉन्स होते हैं और सारे के सारे नेफ्रॉन्स क्या बना रहे हैं? यूरिन बना रहे हैं। यस, वो आपको पढ़ना है कि यूरिन कैसे बनता है। यस, ये जो पिरामिड दिख रहा है वो भी इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं, उसके अंदर पूरा कॉइल्ड नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। यस, तो दैट आई विल बी टीचिंग यू व्हेन आई विल बी टीचिंग यू द नेफ्रॉन। तो सारे नेफ्रॉन्स जो है वो यूरिन बना रहे हैं, वो माइनर कैलिक्स को देंगे, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में यूरिन आएगा, मेजर कैलिक्स से पेल्विस में आएगा। पेल्विस एक जगह है, एक स्पेस है, तो स्पेस को हम साइनस भी बोलते हैं, ठीक है। बायो में साइनस का मतलब होता है स्पेस। तो पेल्विस में आया, पेल्विस से यूरिन किधर जाएगा? यूरेटर में जाएगा। फिर ये जो ऊपर वाला डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, यस देखो ये वाला डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम वापस, तो सब यहाँ पे ये देखो, ये वाला पेल्विस है, पेल्विस से यूरेटर में आया, फिर ब्लैडर में आएगा, फिर ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होगा और फिर यूरिन कहाँ पे जाएगा? इन फ्रॉम द यूरेथ्रा इट विल गो आउटसाइड द बॉडी, करेक्ट है? Yes. Next important point what I told you about the column of Bertini. What is column of Bertini? Either I can say in two definitions. Pyramids are separated by column of Bertini, or extension of cortex into medulla is called as column of Bertini or the renal columns. Done all of you? यहाँ पे देखो कितने पिरामिड्स बनाए, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपके टेक्स्ट बुक में भी 7 पिरामिड्स बनाए हैं, तो आपको काउंट करके 7 पिरामिड्स बनाने हैं। अगेन हाउ मेनी लाइंस में डायग्राम कंप्लीट करोगे आप? 14. You will, no, you will complete this diagram in 10 lines, ठीक है। You will be completing this particular diagram in 10 lines, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? जस्ट हैव अ रिविजन व्हाट वी हैव लर्न टुडे। वी हैव लर्न अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, हमने पढ़ा कि किडनी क्या काम करता है। किडनी एक तो नाइट्रोजन वेस्ट निकालता है, और हमारे केस में नाइट्रोजन वेस्ट क्या है? यूरिया है। सो वी आर यूरियोटेलिक एनिमल्स। फिर हमने बताया कि किडनी क्रिएटिनिन भी निकालता है बॉडी के बाहर यूरिन के थ्रू। कैसे? ये क्रिएटिनिन आता कहाँ से? तो क्रिएटिनिन आता है बाय स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन से। कैसे आता है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में? हमारे मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है
और जब भी हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट से अलग हो जाता है। फॉस्फेट हमें एनर्जी देता है और ये जो क्रिएटिनिन है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में आ जाएगा और यूरिन किडनी के पास भेजा जाता है उसको, और किडनी इसको बॉडी के बाहर निकाल देता है। हाँ, इफ इनफ वाटर यू आर टेकिंग, अगर नहीं पानी ज्यादा पी रहे हो तो ये क्रिएटिनिन बॉडी में स्टोर होने लगता है। एन एक्सेस ऑफ क्रिएटिन इन द बॉडी इज अ साइन ऑफ किडनी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट किडनी का और एक काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। यस, ऑस्मो रेगुलेशन का ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम है, मतलब क्या, इट इज मेंटेनिंग द सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस ऑल्सो, दैट इज मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो लोग कंटिन्यूसली सी वाटर में रहते हैं या मरीन या सॉल्टी वाटर में रहते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसको हम सॉल्ट ग्लैंड बोलते हैं, जो उनके नॉस्ट्रिल के पास होता है, जिससे कि वो लोग एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है वो बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे सी टर्टल्स हैं एंड मरीन इग्वानाज हैं। फिर हमने देखा दो टाइप के फिशेस होते हैं, एक तो ऑस्मो कॉन्फर्मर्स और एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। जो मरीन फिशेस होते हैं वो कॉन्फर्मर्स होते हैं और जो फ्रेश वाटर होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं। उसके साथ हमने दो टाइप के और ऑर्गेनिज्म पढ़े, स्टीनो हेलिन एंड यूरी हेलिन। स्टीनोहेरिन वो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़े रेंज में कर सकते हैं। यूरी हेलिन्स वो एनिमल्स है जो लोग कितना भी सलाइनिटी रहेगा तो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आर अगेन बीइंग गिवन। नेक्स्ट वी हैव लर्न द इवोल्यूशन। When we talk about unicellular organism, they are having contractile vacuoles for excretion. When we go to the multicellular organism, the very first phylum which comes is the Porifera. Example, sponges. Sponges are having osculum for excretion. Then again, when we proceed in the phylum, we can see that there is a Nephridia present. And again, Nephridia is of two types, Protonephridia and Metanephridia. Protonephridia is a primitive nephridia which is in the form of a network tube and which is having no end, so called as dead end. Example we can see in flatworm, that is a planaria, that is a platyhelminthes in the form of flame cells. So again evolution has taken place. This Protonephridia was replaced by Metanephridia. In case of Metanephridia, this network wala tube was been arranged into a coiled tube, which was connected to the body cavity by the nephrostome, and by nephridiopore the excretion was been done. Again, when we move on to the arthropodans, example insects, this tube was been again modified into the Malpighian tubules. In crustacean, they are having a gland called as a green gland. Echinodermata, matlab ki starfish and all. Starfish, they don't have any excretory organ. They are directly exchanging with the water. When we move on to the phylum, from non-chordate to chordate, example mammals and all, we are having a true excretory system in the form of kidney, and kidney is made up of nephron. Okay? Then, as I've taught you about the excretory system in the last class, today we have learned about the LS or the VS of kidney. Very clear? तो highlight points क्या क्या था? Renal fascia, adipose tissue बोलो या capsule बोलो, renal capsule. यहाँ पे highlighted points क्या है? Renal cortex, renal medulla. Yes? Renal pyramids, medullary pyramids, renal papillae, minor calyx, major calyx, renal pelvis, and column of Bertini, also called as a renal columns. Done all of you? Renal pelvis is also called as a renal sinus. Huh? Any doubt? किसी को कुछ doubt है बेटा?